सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो जो ज्वार भाटा से संबंधित जो अपने सवाल आते हैं कि पृथ्वी की गति परिघूर्णन गति आदि होने पे, परिक्रमण गति दुगुनी होने पे, चंद्रमा की घूर्णन गति आदि या परिक्रमण गति दुगुनी आदि होने पे, इस प्रकार के जो सवाल आते हैं उनको एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ किस तरीके से अपन सही करें, उस पर ये डिस्कशन रहेगा। उससे पूर्व आपकी जानकारी के लिए, जिसने जो व्यक्ति नया जुड़ा है विद्यार्थी, तो उसके लिए आप ये देख सकते हो कि ओशियन एकेडमी प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन का। उस पर स्कूल लेक्चर से संबंधित जो ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, टोटल 20 टेस्ट है, 11 टॉपिक वाइज और 5 यूनिट वाइज और 4 फुल लेंथ। इसके अलावा भी होगा तो कुछ हम इस पर ऐड कर देंगे। इसके 3 टेस्ट हो चुके हैं, तो आप ये इसमें डेमो है तो आप देख सकते हो। तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को इन बिंदुओं को लेके। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करेंगे, उसके बाद सवाल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति और रोटेशन, फिर परिभ्रमण गति और रिवॉल्यूशन लिख रखा है। तो घूर्णन गति किसी अक्ष के सहारे पृथ्वी या चंद्रमा का घूमना, उस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। इसी को ही परिभ्रमण गति कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है रोटेशन। आपको इंग्लिश वर्ड बिल्कुल याद रखना है ताकि परिभ्रमण और परिक्रमण में आपके सिली मिस्टेक के कारण आपके जो सवाल है वो गलत नहीं हो। तो इसमें ध्यान रखना है, रोटेशन, घूर्णन, परिभ्रमण ये तीनों एक ही है, परिक्रमण और रिवॉल्यूशन एक चीज है। तो सबसे पहले इसको अपन देख लेते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि रोटेशन, इसे ही कहा गया है घूर्णन या परिभ्रमण, घूर्णन या परिभ्रमण, और इसे कहा गया है परिक्रमण। अब अंतर क्या है? चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो। अंतर इसमें ये है कि किसी अक्ष, जो इसकी दूरी है, इसके सहारे जो पृथ्वी अपने अक्ष पे ही, दूरी पे ही घूम रही है, इसे कहा गया है रोटेशन, घूर्णन या परिभ्रमण। एक ही चीज है हिंदी में ये दोनों शब्द। इसलिए 24 घंटों में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाती है और इसी से ही क्या होता है, दिन और रात होते हैं। जैसे कि ये घूम रही है तो सूरज का जो सूर्य ताप है वो इस भाग पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, और उस वाले भाग पे पड़ रहा है तो वहां दिन हो जाएगा, उस तरफ रात हो जाएगी। तो इसे घूर्णन या परिभ्रमण या रोटेशन कहा गया है। दूसरा जो इसमें पॉइंट था वो था रिवॉल्यूशन, जिसे परिक्रमण कहा गया है। किसी भी पथ पे अपनी कक्षा पे, जैसे कि सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी इस पथ पे घूम रही है, इसे कहते हैं परिक्रमण। मतलब परिक्रमा, जैसे कि अपन मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो उस सब से आप रिलेट कर सकते हो। परिक्रमण हिंदी में कहा गया है और इंग्लिश में इसे रिवॉल्यूशन कहा गया है। तो ये एक 365 दिन में इसका एक चक्र होता है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट बंदा माना तो यहाँ तक वापस आने में 365 दिन लग जाएंगे। इस स्थिति के कारण विभिन्न ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यहाँ पे इसकी स्थिति होती है तो इसकी किरणें अलग तरीके से पड़ती है, यहाँ पे स्थिति होती है तो लोग यहाँ पे स्थिति, यहाँ पे स्थिति। ये सूर्यताप वितरण और जो वायुदाब पेटियां किस तरीके से निर्मित होती है उससे संबंधित ये टॉपिक है। तो फिलहाल के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन, परिक्रमण और परिभ्रमण, दोनों में क्या अंतर है। और आप जैसे ही सवाल में ये आपको देखने को मिले तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी गति की यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार, इस जैसे ही आप सवाल जैसे पढ़ोगे, इससे संबंधित ज्वार भाटा से संबंधित जो सवाल आएंगे वो कुछ इस टाइप में आएंगे। यदि चंद्रमा की घूर्णन व परिक्रमण गति आधी, तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार किस समय आ जाएगा, तो इस पे यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, प्रत्यक्ष ज्वार सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण बल के कारण लगता है। जहां पे सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण बल इनको प्रभावित कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावित कर रहे हैं, उसे प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। और अब अपकेंद्रीय बल के कारण लग रहा है तो उसे अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। अब अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि जैसे कि कोई ये पार्टिकल अपन ने ले लिया, पृथ्वी ले ली, ये चंद्रमा ले लिया, तो यहाँ पे सूर्य ले लिया, तो सूर्य इसको आकर्षित कर रहा है, चंद्रमा भी इसको आकर्षित करता है। पिंड आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये इसको आकर्षित कर रहा है, ये भी इसको आकर्षित कर रहा है। तो इसके सामने वाले भाग, यहाँ से इसको इस वाले भाग पे बल लग रहा है, उसे बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल, या गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसकी दूसरी तरफ एक फोर्स लगता है जिसे अपन कहते हैं अपकेंद्रीय बल।
अब चंद्रमा की यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण यहाँ पे ज्वार आएगा, तो इसके विपरीत बिंदु पे भी ज्वारीय स्थिति उत्पन्न होगी। वो किसके कारण होगी? वो उत्पन्न होगी पृथ्वी पर अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होगी। तो सूर्य व चंद्रमा के अभिकेंद्रीय बल के कारण जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है उसे कहते हैं अपन प्रत्यक्ष ज्वार। और इसके ठीक विपरीत, इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा बल लग रहा है अपकेंद्रीय बल, इसके कारण जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है उसे अपन कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। तो ये आपने स्थिति देखी। इसके बाद आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसमें डायग्राम से, जैसे कि यहाँ पे आकर्षित कर रहे हैं, सरल रेखा में स्थित है, तो ये आकर्षित कर रहा है इसको, ये भी आकर्षित कर रहा है, ये भी कर रहा है। लेकिन पहले अपन ने देखा था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार, इसके सामने वाला भाग प्रत्यक्ष कहलाएगा। अब इस पिंड की स्थिति चंद्रमा की इधर है, फिर वहां पे रोटेट कर रही है, ये रिवॉल्यूशन कर रही है, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। अब इसमें एक टर्म्स और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपन ने समझ लिया। इसके बाद एक टर्म्स आती है दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्प्रिंग टाइड या नीप टाइड। तो स्प्रिंग टाइड या नीप टाइड दोनों है, इनको देखते हैं अपन। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सरल रेखा में होते हैं तो इसका जो बल होता है, आकर्षण बल, वो अत्यधिक तीव्र हो जाता है, जिसके कारण ज्वार की जो ऊंचाई होती है वो ज्यादा होती है। तो इसे ही दीर्घ ज्वार या पूर्ण ज्वार या स्प्रिंग टाइड कहते हैं। अब मान लीजिए कि चंद्रमा की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति और सूर्य की स्थिति समकोणिक है, समकोण की स्थिति में इस कारण जो इसका बल है उसका प्रभाव हो जाता है कम, जिससे कारण उस कम ऊंचाई का ज्वार आता है, जिसे ही लघु ज्वार या नीप टाइड कहते हैं। ये तीन स्थिति हो गई। ये सवाल अक्सर आ जाते हैं, नीप टाइड की स्थिति कैसे बनती है, समकोणिक में या सरल में। तो सरल जो तीनों सरल रेखीय में होते हैं तब दीर्घ, और समकोणिक स्थिति में इनका स्थिति आ जाती है तो लघु ज्वार कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्वार जो होता है वो इसके और इसके आकर्षण के कारण, यहाँ मान लीजिए जल ऊपर उठ रहा है, यहाँ का आकर्षण बल के कारण ये प्रभावित हो रहा है, और इसको करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस तरफ जल जा रहा है, जल ऊपर उठ रहा है पृथ्वी का, इस तरफ इसका मतलब बल लग रहा है, तो उसे कहते हैं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। आप उसको ठीक उसी प्रकार से समझ सकते हैं जिस प्रकार से यदि अपन किसी एक डोरी को पत्थर से बांध के घुमा रहे हैं तो एक निश्चित पथ का अनुसरण करते हुए ये डोरी चलती है। इस डोरी के सारे अपन पत्थर को घुमा रहे हैं तो निश्चित पथ का अनुसरण करते हुए ये डोरी चलती है। अब इसमें जो एक फोर्स लग रहा है वो इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है, और एक फोर्स लग रहा है इसको अंदर की तरफ, तभी ये इस निश्चित पथ पर चल रही है। उसी प्रकार से ये ग्रह निश्चित पथ पर चल रहे हैं, तो एक फोर्स तो इस तरफ लग रहा है और एक तरफ उसी तरीके से ये फोर्स लग रहे हैं, तो जो इसको खींच रहा है और दूसरा इसको बैलेंस कर रहा है उसे केंद्रीय बल कहते हैं। अब इन बलों को समझने के पश्चात अपने जो मेन चीज अपन को समझनी है वो है जो क्वेश्चन में 52 मिनट, 104 मिनट, 13 मिनट या 26 मिनट, ये चार ऑप्शन ही देखने को मिलते हैं, तो उनको किस तरीके से सही करें। सबसे पहले आप एक ये चीज और देख लीजिए, इसमें आपको थोड़ा जूम करने में सहायता मिलेगी। जैसे कि सूर्य है, पृथ्वी आपको दिख रही होगी और चंद्रमा दिख रहा होगा। अब जैसे ही आप इसको घूमते हुए दिख रहे हैं, देखिए ये इसकी सीध रेखा में आता है तो स्प्रिंग टाइड होता है, मतलब ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है। समकोणीय स्थिति में नीप टाइड कहते हैं, जहाँ पे ज्वार की इसकी अपेक्षा कम ऊंचाई होती है। अब वापस जैसे कि अपन इसको देखें एक बार, तो आप देखना समकोणीय स्थिति जहाँ पे सरल रेखी है स्प्रिंग टाइड, फिर वापस इस तरीके से रोटेट करती है। और ये जो इसका दिख रहा है, इसमें आप ये देखिए जैसे कि ये सरल रेखीय स्थिति है तो स्प्रिंग टाइड होगा, मतलब ज्वार की ऊंचाई अत्यधिक होगी। अब ये जो फोर्स का इसका दिख रहा है, ये ब्लू कलर में इसका, जो कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है, मतलब यहाँ तक इसकी आकर्षण शक्ति इसको खींच रहा है इस तरफ। अब इसको बैलेंस करने के लिए पृथ्वी का इस तरफ बी वाला भाग इस तरफ जा रहा है, तो ये वाला प्रत्यक्ष ज्वार कहा जाएगा और ये वाला अप्रत्यक्ष ज्वार कहा जाएगा। अब वापस ये वाला पॉइंट घूम के इधर आएगा, वापस ये वाला पॉइंट घूम के इधर आएगा, तो एक प्रत्यक्ष ज्वार है उसको दैनिक ज्वार कहा जाएगा, मतलब एक दिन लगेगा। और ये वाला पॉइंट घूम के इधर आ जाएगा, 12 घंटे में लगभग आ जाएगा, इधर आधा टाइम लगेगा क्योंकि पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, पहले अपन देख चुके हैं। तो यहाँ तक वापस आएगा तब 12 घंटे लगेंगे। तब इसी पे सेम कौन सी कंडीशन लागू होगी? अप्रत्यक्ष वाली, मतलब संतुलित करने से जहाँ पे भी ज्वार आएगा तो वो अर्ध दैनिक ज्वार आ जाएगा, और डायरेक्ट इससे प्रभावित होगा वो दैनिक या प्रत्यक्ष ज्वार आ जाएगा। अब नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं एक और है, तो इससे आप देख सकते हो थोड़ा इमेजिन करके कैसे ये चक्कर लगा रही है, पृथ्वी खुद घूम रही है और इसके चारों ओर भी परिक्रमा कर रही है, और चंद्रमा खुद घूमते हुए इसके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इससे आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके से अपन उसकी कैलकुलेट करेंगे टाइम को।
इसके बाद जो मेन चीज़ है देखने की, समझने की जो चीज़ है, वो इस डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हो कि किस तरीके से अपन को समझना है। इसमें आप ये देखिए, ज़्यादा आप डीप में मत जाइए, आप समझ कुछ कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करके ये देखिए कि जो अपने सवाल आ रहे हैं उनको डायरेक्टली अपन कैसे सही कर सकते हैं। तो ये पृथ्वी है, ये इस दिशा से इस दिशा की ओर घूम रही है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा की स्थिति ये है, चंद्रमा की स्थिति ये आ गई। अब चंद्रमा खुद भी घूमते हुए इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब इसमें मेन जो ध्यान रखने वाली चीजें थी वो ये थी कि कौन सी गति का प्रभाव टाइमिंग पे पड़ेगा, मतलब चंद्रमा इनके ज्वार के समय की टाइमिंग का जो प्रभाव है वो कौन सी गति का प्रभाव पड़ेगा। तो वो आप थोड़ा अभी याद कर लेना, बाद में ऑटोमेटिक आपको ये समझ में भी आ जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति, मतलब पृथ्वी खुद घूम रही है अपने अक्ष पे, वो वाली गति का प्रभाव पड़ेगा। यदि वो ऊपर नीचे होगी, आधी हो गई, डबल हो गई, 4 गुना हो गई, तो उससे टाइमिंग घटेगी बढ़ेगी। और एक चंद्रमा की परिक्रमण करने की गति है, दोनों प्रभावित करेगी। ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। इसके बाद अपन वापस चलते हैं उस डायग्राम की तरफ। मान लीजिए कि चंद्रमा की स्थिति यहाँ पे है। अब चंद्रमा खुद भी घूम रहा है और इसके चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा खुद घूम रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी खुद घूम रही है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इतना आप इमेजिन कीजिए, जो वैसे मैंने पिछले एक अभी वीडियो चलाया शॉर्ट, उसमें आपने देखा। अब क्या हो रहा है कि ये चंद्रमा खुद चल रहा है इस पथ पे और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा, इस पे इस पॉइंट को ये आकर्षित करेगा, चंद्रमा और सूर्य दोनों आकर्षित करेंगे। यहाँ पे लगेगा अभिकेंद्रीय बल और इसके कारण उत्पन्न होगा यहाँ पे ज्वार आएगा। इसे ही कहेंगे प्रत्यक्ष ज्वार आ गया, इसके सामने वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट को, इस बल को बैलेंस करने के लिए यहाँ वाला जल इस तरफ होगा, तो यहाँ पे बल लगेगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण यहाँ पे भी ज्वार उत्पन्न होगा। इसके विपरीत पॉइंट पे मतलब ज्वार उत्पन्न होगा, ये चीज है। अब अपने को कैलकुलेशन करनी है वो इसी पॉइंट पे करनी है, एक ध्यान रखना, जो सवाल पूछते हैं वो इसी पॉइंट के पूछते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पे है, तो अब जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट कर रही है, ये पृथ्वी भी रोटेट कर रही है और इसके चारों ओर चंद्रमा भी रोटेट कर रहा है। अब पृथ्वी को रोटेट करने में जो समय लग रहा है, 24 घंटे में वापस ये का ये बिंदु इधर आ जाएगा। जैसे कि आप ये देखिए, 24 घंटे में ये पृथ्वी रोटेट कर रही है इसे। अब 24 घंटे में ये बिंदु वापस उस तरफ आ जाएगा, ये वाला 12 घंटे में इधर आ जाएगा और 24 घंटे में इस तरफ आ जाएगा ये बिंदु, क्योंकि पृथ्वी को एक दिन होता है रोटेट करने में, 24 घंटे लगते हैं। अब ये जो चंद्रमा है, ये इसका एक राउंड पूरा करने में आपको पता ही है 27.5 दिन लगते हैं, 27.5 दिन एक राउंड पूरा करने में लगते हैं। अब जब 24 घंटे में ये वापस बिंदु आ जाएगा, तो चंद्रमा अपनी स्थिति से कुछ आगे बढ़ चुका होगा। ये वापस ये बिंदु तो वापस इसी स्थिति में 24 घंटे में आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन तब यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे नहीं होगा, चंद्रमा की स्थिति होगी इससे कुछ ऊपर 24 घंटे में। अब इसकी गति धीरे है, इसकी गति तेज है, तब इसको वापस इस लेवल में आने के लिए जो एक्स्ट्रा समय लगेगा वो अपन को कैलकुलेट करना है। और सवाल अक्सर इसी के पूछे जाते हैं कि ये पॉइंट 24 घंटे में घूम के इधर आया, तब तक चंद्रमा आगे बढ़ चुका होगा, क्यों? और ये ऐसे नहीं कि बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका होगा, कारण क्योंकि ये 27.5 दिन में एक राउंड पूरा लगाता है, तो थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा, वापस 24 घंटे में ये आएगा। तो अपन को ये देखना है कि इसी बिंदु पे वापस इसके सामने कब आता है, तब ये प्रत्यक्ष ज्वार की अनुभूति करेगा इस ये बिंदु। और इसके विपरीत अनुभूति होगी, वो होगी जब ये बिंदु 12 घंटे में इस तरफ आएगा, तब ये वाला आधा यहाँ तक आ चुका होगा। जितना 24 घंटे बाद ये आगे बढ़ेगा चंद्रमा, वो 12 घंटे में मान लीजिए यहाँ तक होगा, तो ये वाला बिंदु यहाँ इसकी सीध में होगा, तब वहां पे इसके अर्धदैनिक ज्वार की उत्पत्ति होगी। इसको डायग्राम से अपन थोड़ा और देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए, जब 24 घंटे में ये थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते हैं, तो आपको थोड़ा धैर्य रख के समझना होगा। कई बार अपन जोश जोश में जल्दी सही कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो सवाल पूछ रहे थे वो अलग थे और अपन ने अलग कर दिया। तो आप ये देखिए कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट वापस घूमते हुए 24 घंटे में इधर आता है, और चंद्रमा है वो घूमते हुए अपनी स्थिति जारी रखता है, 27.5 दिन में एक चक्कर लगाता है। अब ये पॉइंट 24 घंटे में इधर आएगा, तब चंद्रमा भी गति कर रहा है अपने, खुद भी घूम रहा है, तो चंद्रमा की घूमने की गति का अंतर नहीं आएगा इस पे। पहली चीज ये, पृथ्वी के घूमने की गति का अंतर आएगा और चंद्रमा की परिक्रमण का अंतर आएगा। ये दो चीज मैंने शुरू में आपको बताई, वो आपको याद रखनी है। तो ये 24 घंटे में इधर आया, तब तक ये आगे बढ़ चुका होगा, तो ये वाली दूरी है वो इसके पृथ्वी की जो टोटल कक्षा की दूरी है उसका 2/55वां भाग है। कितना? 2/55वां।
तो 2/55वां भाग है, पृथ्वी को लगते हैं 24 घंटे आने में, मिनटों में अपने निकालना है तो 60 का गुणा कर देंगे, 24 गुणा 60, ये टाइमिंग टोटल चक्कर में लगते हैं 24 गुणा 60 मिनट पृथ्वी को। तो ये बढ़ गया 2/55वां भाग। जब वापस ये पॉइंट आया, इसको सामने आने के लिए यहाँ तक 2/55वां भाग आगे चला गया। अब इस पॉइंट पे वापस ज्वार कब आएगा, जब ये इसके सामने आएगा। इसको सामने आने के लिए ये कवर करना पड़ेगा जो ये पीछे रह गया है, और ये कवर कर लेगा क्योंकि ये 24 घंटे में एक राउंड निकाल रहा है, इसकी स्पीड है अच्छी। तो कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा पृथ्वी को, तो 2/55वां भाग इसका आगे निकल गई है, और इसकी गति है ये, टाइमिंग इसका पूरे राउंड का ये लगता है 24 गुणा 60 मिनट में बंदा निकाला है, 24 घंटे को मिनट में किया है। इसको जब निकालेंगे तो 52 पॉइंट कुछ आएगा, राउंड फिगर है 52 मिनट। मतलब वापस 24 घंटे बाद इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे वापस ये बल लगने के लिए 52 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। कितने? 52 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, इसी पॉइंट पे वापस आने के लिए 52 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। और मान लीजिए कि ये पॉइंट इधर आया, 12 घंटे में इधर आया, तब ये कुछ निकल गया होगा, यहाँ तक इसका आधा निकल गया होगा, 12 घंटे में इसका आधा। अब इसका आधा हो गया होगा तो इसको बीच तक आएगा, तब ये वाला बिंदु इसके साथ में नहीं होगा, तो 13 जो यहाँ पे 26 मिनट लगेगी वो यहाँ तक आ गया होगा, तब इसके अर्धदैनिक ज्वार कहा जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। अब अपन इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। इस डायग्राम में आप ये देख सकते हो कि यहाँ से सनलाइट आ रही है, ये वाली, यहाँ पे सूर्य की स्थिति है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। अब पृथ्वी की स्थिति आपको बहुत तेजी से घूमती हुई दिख रही होगी, चंद्रमा की धीरे, क्योंकि ये 24 घंटे में एक राउंड निकाल रही है, चंद्रमा 27.5 दिन इसमें लग रहे हैं। अब आप एक स्थिति सपोज कीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है, इस पॉइंट पे यहाँ पे बल लग रहा है इसका, और यहाँ पे ज्वार आ गया। अब चंद्रमा यहाँ पे आ जाएगा, वापस घूमेगा, पृथ्वी इतने में एक राउंड निकाल के वापस आ जाएगी, तो जो बल उत्पन्न होगा वो पॉइंट वापस इधर आ गया, तब तक चंद्रमा आगे निकल गया होगा, तो जो बीच में जगह रहेगी इनकी, उसको कवर करने में जितना समय लगेगा वो ही इसके समय में अंतर आएगा। तो सवाल इस तरीके से अपन गोल करने हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्वार अपन ने देख लिया, और पूर्ण और लघु ज्वार अपन ने देखा। बाकी ये वीडियो के माध्यम से आप एक बार और देख सकते हो एज्यूम करने के लिए कि किस तरीके से अपन को देखना है। अब जैसे आप सवाल में अप्लाई करोगे, महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी सीखे हुए को सवाल में अप्लाई करना। मुझे लगता है ये आप सीखोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। अब ये सवाल आप देखिए, किसी चंद्रमा की घूर्णन व परिक्रमण गति दोनों को दुगुना कर दिया जाए, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए ये कैसे बना सकते हो आप, ताकि ध्यान रहे। ये पृथ्वी आ गई, ये चंद्रमा आ गया। अब क्या बोला है इसने, चंद्रमा की घूर्णन गति। तो सबसे पहले आप ये नोट कीजिए कि चंद्रमा की घूर्णन गति का अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो आपने जो पढ़ा उसमें देखा था कि पृथ्वी की घूर्णन गति जो कि यूं, और चंद्रमा की परिक्रमण गति, दोनों का अंतर पड़ता है, इसके अलावा अंतर नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे ये कैंसिल कर लीजिए कि इसका अंतर नहीं पड़ेगा, जो समय है वो। वैसे नॉर्मली प्रत्यक्ष ज्वार वापस आने में उस जगह 52 मिनट लेट होता है, इतना अपन को जानकारी रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं रखनी। और अर्ध दैनिक दूसरी पॉइंट पे आने में 26 मिनट लेट होता है। दैनिक में अपन को 52 लिखना है, और अर्ध दैनिक में 26 लिखना है, जिसे इसे प्रत्यक्ष कहेंगे, इसे अप्रत्यक्ष कहेंगे, ये चीज है। अब क्या बोला है इसने, चंद्रमा की घूर्णन, तो घूर्णन गति का अंतर नहीं पड़ता, तो अपन ने क्रॉस लगा लिया। फिर लिखा है परिक्रमण गति दोनों को दुगुना कर दिया जाए, तो एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार कितनी देरी से आएगा। तो इसने बताया कि चंद्रमा की घूर्णन गति, खुद के घूमने की गति का अंतर नहीं पड़ता, तो क्रॉस कर दिया। फिर परिक्रमण गति, इसकी जो नॉर्मल स्पीड है उस स्पीड से इसको 2 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो यहाँ पे जनरली एक पॉइंट था, वो वापस घूम के 24 घंटे में आता था, तब तक इसकी स्थिति ये हो जाती थी, इसको ये वाली दूरी एक्स्ट्रा तय करनी पड़ती थी, जो इसका 2/55वां भाग थी, ये मैंने तुमको बताया था। तो इसको टोटल 24 गुणा 60 अपन कर रहे थे, क्योंकि टोटल टाइम ये लग रहा था, तो वो निकल के आता है 52 मिनट। अब जो नॉर्मल गति से ये हो रहा था, लेकिन चंद्रमा की गति इसने क्या बोला, परिक्रमा करने की गति 2 गुना कर ली, तो ये इसका 2 गुना यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको 2/55वां हिस्सा नहीं करना था, इसको 2/55वां हिस्सा तय नहीं करना है, इसको एक्चुअल में तय करना है, इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 4/55वां हिस्सा, मतलब 52 मिनट से इसका दुगुना टाइम लगेगा यहाँ तक आने में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 104 मिनट, इसका आंसर 104 मिनट हो जाएगा। अब ये सवाल जैसे हो गया, इसके बाद यदि पृथ्वी की घूर्णन गति दुगुनी कर ली जाए तो एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा,
यहाँ पे पृथ्वी से संबंधित सवाल है, पृथ्वी की घूर्णन गति, ये पृथ्वी घूम रही है, ये चंद्रमा है। अब यहाँ पे चंद्रमा वापस 24 घंटे बाद आएगा, ये पॉइंट इधर, तो चंद्रमा यहाँ पे पहुंच चुका होगा और इसको तय करने में पृथ्वी को लगेंगे वापस इधर आने में 52 मिनट। ये जनरली कॉन्सेप्ट अपन को पता है। इसके बाद चेंज इसने क्या किया है, वो किया है कि घूर्णन गति को इसको क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए। मतलब नॉर्मल स्पीड से घूम रही थी तब 52 लग रहे थे, डबल स्पीड से घूमेगी तो इसका ऑब्वियसली आधा समय लगेगा। एक की बात है। एक दैनिक ज्वार आप ध्यान रखना, दैनिक ज्वार या प्रत्यक्ष ज्वार ये शब्द आएगा, उसमें ये वाला टाइमिंग निकालना है, और यदि अर्ध दैनिक और वो वाला आता है तो वहां पे ये वाला टाइमिंग निकालना है। अब यहाँ पे 52 मिनट लग रही है, यदि इसकी घूर्णन गति को दुगुना कर रहे हैं तो घूर्णन का अंतर पड़ता है, दुगुना कर लेंगे। तो ये कुछ इसी तरीके का सवाल हुआ जैसा कि आपने देखा, यदि कोई अपन 10 किलोमीटर जा रहे हैं किसी स्पीड से, यदि दुगुनी स्पीड से जाएंगे, सॉरी 10 किलो मतलब किसी जगह यदि अपन किसी डिस्टेंस को यदि अपन एक मान लीजिए कि एक गति से तय कर रहे हैं, उसमें 10 मिनट लग रहे हैं, और यदि डबल स्पीड से जाएंगे तो ऑब्वियसली 5 मिनट लगेंगे, इसमें तो सीधा देखने का। तो उसी तरीके से 52 मिनट इसको जनरली लग रहे थे, लेकिन ये बहुत स्पीड से घूमेगा ये पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से निकलेगा और इसकी गति दुगुनी होगी, तो चंद्रमा को आधा समय, यहाँ तक 52 मिनट आगे निकला होगा, तो इसको 26 मिनट में ये कवर कर लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 मिनट, आधा टाइम लग जाएगा। कुछ इसी तरीके से ये जो मैंने उदाहरण बताया, इससे आप समझ सकते हो। तो इसमें मैंने 3 सवाल आपको बताए, तीनों करके बताए। इसमें 2-3 और फॉर्मेट बनते हैं, और कोई अलग से अपन वीडियो डाल देंगे 2-3 फॉर्मेट के। बाकी जो मेन समझने की चीज़ थी वो इसमें यही थी, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, दोनों में अंतर क्या है, उससे आप एलिमिनेट कर सको सवाल में कि किसका अंतर पड़ता है। अंतर पड़ता है पृथ्वी के घूर्णन का अंतर पड़ेगा और चंद्रमा के परिक्रमण का अंतर पड़ेगा। इन दोनों गतियों के अलावा इन सवाल में कोई चेंज नहीं होगा, वही आंसर आएगा। अब सेकंड स्लाइड में अपन ने देखा था दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, सरल स्थिति और समकोणिक स्थिति। इसके बाद अपन आगे जाते हैं, उसमें अपन ने देखा था इसी से टाइप से अपन ने देखा था कि किस तरीके से स्प्रिंग टाइड व नीप टाइड समकोणीय सरल स्थिति और समकोणीय स्थिति में बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन ने ये गति देखी थी, इस गति में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये गति करते हैं। ये इसके बाद अपन ने ये शॉर्ट वीडियो देखा था, इसमें आप देख सकते हो कि चंद्रमा किस तरीके से गति करता है। ये वाला पॉइंट पे है ये, अब ये घूम के वापस इधर आएगा, तो ये चंद्रमा थोड़ा आगे निकल चुका होगा, उसको कवर करने में पृथ्वी को 52 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। सामने वाली स्थिति में, पीछे वाली स्थिति में होगा तो इसका आधा समय मतलब 26 मिनट लगते हैं। अब गति ऊपर नीचे होने पर ही उन सवालों को सॉल्व करना है, वास्तव में सवाल वही होता है। ये देख लिया था। इसके बाद अपन ने समझा वो इसके माध्यम से समझा। इसमें एक बार आप वापस देख लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे जो चंद्रमा का बल लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपकेंद्रीय बल लगेगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, 24 घंटे में वापस इधर आ जाएगा, लेकिन तब तक चंद्रमा की स्थिति यहाँ पे हो जाएगी। इस स्थिति के सामने जाने के लिए पृथ्वी को 52 मिनट और परिक्रमा करनी पड़ेगी। अब ये 52 मिनट ही क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा इसके पथ से 2/55 भाग आगे निकल चुका होगा। 2/55 भाग पृथ्वी अपनी स्पीड से 24 गुना 60, 24 घंटे में चक्कर लगाती है। 60 मिनट है, मिनट में बदलना है तो गुणा करेंगे, 52 मिनट आगे निकल चुकी होगी तो उसको 52 मिनट लगेंगे। अब पृथ्वी की स्पीड दुगुनी हो जाए तो 26 मिनट लगेंगे। यदि पृथ्वी की स्पीड आधी हो जाए तो जिस गति से 52 मिनट लग रहे थे, यदि उससे आधी हो जाए तो इसको डबल टाइम लगेगा, मतलब 104 मिनट। यदि किसी डिस्टेंस में किसी गांव अपन को जाना है और वो 5 मिनट में 10 मिनट में पहुंच रहे हैं नॉर्मल स्पीड से, यदि उसकी आधी गति से चलेंगे तो अपन को 20 मिनट लगेंगे। उसी गति से मतलब सवाल यही आता है, वापस 24 घंटे में इधर आएगा, चंद्रमा यहाँ तक पहुंच चुका होता है, तो 52 मिनट तो यहाँ तक आने में नॉर्मली लगते हैं। लेकिन सवाल जो अपन को एजम्पशन पे आधारित सवाल होते हैं, ये काल ऐसी स्थिति नहीं है कि पृथ्वी की गति बढ़ जाती है, तो 52 मिनट लगते हैं। यदि इसकी घूर्णन गति डबल स्पीड से होगी तो ये समय आधा हो जाएगा, बहुत जल्दी पहुंच जाएगी ये। यदि धीमे होगी तो समय दुगुना हो जाएगा, उसी अनुपात में जिस अनुपात में ये बोल रहे हैं। अर्ध दैनिक का है तो उसका आंकड़ा यहाँ से 26 के हिसाब से निकालो आप, क्योंकि आधा समय यहाँ से 26 तक आ जाता है। तो यदि इसकी स्पीड तेज होगी तो ये 13 हो जाएगा, यदि इसकी स्पीड धीमी होगी तो 26 की जगह 52 हो जाएगा। कुल मिला के 4-5 सवाल के जो फॉर्मेट बनते हैं उसी के इर्द गिर्द सवाल घूमता है। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि अब भी समझ में नहीं आए तो
2-4 सवाल और वापस ला के एक बार एक वीडियो और बना देंगे, थोड़ा सा डिटेल में केवल और केवल सवाल करवाएंगे, उसमें थ्योरी नहीं रखेंगे। बाकी आप एक बार देखिए, लगभग समझ में आ जाएगा। ये 4 सवाल थे वो देख सकते हो, और बाकी टेस्ट सीरीज के बारे में आपको अवगत करवा दिया गया है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। जितना वीडियो बनाने की कोशिश की थी उससे सोचा है ये लगभग ज़्यादा लंबा हो गया है। सोचा था 15-20 मिनट में समेट लिया जाएगा, लेकिन समझाने की कुछ चीज़ें होती है, बेसिक से समझाया है बिल्कुल। आप ज़्यादा पॉइंट में ध्यान न दे करके केवल उसमें ध्यान दीजिए कि ये सवाल सही कैसे हो सकता है। ध्यान यही रखना था इसमें कि पृथ्वी की घूर्णन गति और चंद्रमा की परिक्रमण गति का अंतर पड़ता है। उसके अलावा आप क्रॉस मार के चलिए, इस सवाल में कोई अंतर नहीं आ रहा है। धन्यवाद, जुड़े रहिए। थैंक यू।